हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स के इस 5वें वीडियो में आप एनालिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे, जिसके लिए क्या होगा। एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस कैन बी रिड्यूस टू ए सिंगल रिजल्ट एंड ए कपल सो ए कपल एंड ए फोर्स में रिड्यूस करने के लिए हम आज एनालिटिकल डिस्कशन करेंगे। एंड देन हम इक्वेशन टू द रिजल्टेंट लेंगे कि क्या होती है, उसका समीकरण देखेंगे और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि मान लीजिए रिजिड बॉडी कोई भी, उसके कोप्लेनर फोर्सेस का प्लेन हम यहाँ डिफाइन करना चाहेंगे और आर्बिट्रेरली एक पॉइंट ओ चूज़ कर लेते हैं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का क्रॉस पॉइंट है। मान लीजिए सिस्टम का ओ पॉइंट हमारा आर्बिट्रेरली है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस लेते हैं। अब इस बॉडी पर, इस प्लेन में सपोज एक पॉइंट A1 है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आप मान लीजिएगा H1 K1 और उस पर अप्लाइड फोर्स सपोज P1 है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इस फोर्स 1 की स्टडी करते हैं और फोर्स 2 की सिमिलरली 3, 4, 5 की कर लेंगे हम। तो इस फोर्स 1 के लिए हम क्या करते हैं, जो पॉइंट A1 पर क्रियाशील है, A1 पर हम P1 फोर्स को के दो वियोजित भाग ले लेते हैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल। तो हॉरिजॉन्टल इसका कंपोनेंट लेंगे, सपोज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस फोर्स का x1 है और इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट सपोज y1 है। तब ये P1 फोर्स A1 पर क्रियाशील x1 और y1 दो भागों में ये वियोजित हो जाता है। अब यदि हम y1 की क्रिया रेखा को देखें जो A1 से गुजर रही है और A1 पर क्रियाशील y1 है, उस y1 को हम A1 पर क्रियाशील न मानकर x एक्सिस पर जहाँ काट रहा है, सपोज वो A1 डैश पॉइंट है, उस पर बल संचरणशीलता के सिद्धांत से हम यहाँ इस A1 पर इसको क्रियाशील मान सकते हैं, परिमाण y1। अब हमारे पास ये फोर्स नहीं रह जाता है, A1 डैश पर क्रियाशील y1 रह जाता है, जिसकी O से, स्वैच्छिक पॉइंट O से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h है। ओके, अब हम x1 को भी, x1 की क्रिया रेखा ये है, x1 को भी A1 पर क्रियाशील न मानकर y एक्सिस को जहाँ काट रहा है, सपोज वो पॉइंट A1 डबल डैश है, तो A1 डबल डैश पर इस x1 को बल संचरणशीलता के सिद्धांत से क्रियाशील मान सकते हैं और ये फोर्स यहाँ जो A1 पर क्रियाशील था वो नहीं रह जाता है। तो अब हमारे पास सिस्टम जो फोर्स P1 A1 पर क्रियाशील था, वो फोर्स कैंसिल A1 डैश पर क्रियाशील वर्टिकल लाइन के अनुदिश y1, A1 डबल डैश पर हॉरिजॉन्टल लाइन के अनुदिश क्रियाशील x1 में परिवर्तित हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन के अनुदिश y1 जो x1 जो क्रियाशील है, वो
कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर k1 लिया था, y कोऑर्डिनेट y डिस्टेंस पर है, तो ये दूरी k1 और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ h1 है। अब हम a1 डैश पर क्रियाशील बल y1 और x1 पर क्रियाशील इस a1 डबल डैश पर क्रियाशील बल x1 की बात कर रहे हैं। O पर एक्सिस के अनुदिश x1 बराबर परिमाण का विपरीत दिशा में नया बल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसका रिजल्टेंट इफेक्ट शून्य होगा, यानी ये बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ऐसे ही y एक्सिस समांतर y1 और y1 इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा। y1 परिमाण के दो विपरीत दिशा में बल O पर इंट्रोड्यूस करने पर इनका रिजल्टेंट भी ही नेग्लिजिबल होगा, जीरो ही होगा। नाउ अब हमारे पास लगने वाले बलों का अगर हम अध्ययन करें तो इस दिशा में y1, इस दिशा में y1 पैरेलल और बीच में इनके डिस्टेंस आर्म कपल बन गया है। दिस इज ए कपल। कपल क्या है यहाँ पर? y1 और डिस्टेंस जो है वो h1 है। दूसरा कपल देखिएगा आप, यहाँ पर एक और कपल बन रहा है, वो है ये x1 और इधर x1 और ये डिस्टेंस k1। तो दूसरा जो कपल बना है वो x1 k1 है। एक बात ध्यान दें, यहाँ पर जो कपल y1 का है वो बॉडी को एंटी काउंटर क्लॉकवाइज टेंडेंसी रखता है, इट मीन्स दिस इज पॉजिटिव। और x1 वाला बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की प्रवृत्ति रख रहा है, इसलिए दिस इज नेगेटिव। तो यहाँ दो कपल जिनका रिजल्टेंट हम कह सकेंगे y1 h1 माइनस x1 k1। एंड इसके अतिरिक्त हमारे पास O पर एक बल x1 ये रह जाता है और दूसरा y डायरेक्शन में बल y1 रह जाता है। तो अल्टीमेटली सपोज दिस इज g1 couple, moment of couple, suppose g1, and x1 force at O parallel to x-axis, y1 force at O perpendicular to x-axis। ये तीन राशियां यहाँ कार्य कर रही हैं। तो समराइज करें हम इस बात को, तो पुनः देखिए, P1 जो हमारे पास A1 पर क्रियाशील बल था वो अब किस में रिड्यूस हो गया है? x1 परिमाण का फोर्स A पर x एक्सिस के अनुदिश O पर और y1 परिमाण का फोर्स y डायरेक्शन में, और इसके साथ साथ एक कपल
y1 h1 माइनस x1 k1, इसमें ये बल रिड्यूस हो गया है। ऐसे ही P2 बल हो जाएगा, उसका इस x के डायरेक्शन में x2 होगा, y डायरेक्शन में y2 होगा, और कपल y2 h2 माइनस x2 k2, जहाँ h2 k2 पर वो क्रियाशील है। अल्टीमेटली अंतिम जो इक्वेशन हम लिख सकते हैं वो ये होगा कि यहाँ x1 के x के अनुदिश लगने वाले बल x1, उनका रिजल्टेंट सपोज दिस इज कैपिटल X, एंड y1 प्लस y2 प्लस y3, ये जो yx के अनुदिश लग रहे हैं, सपोज इनका रिजल्टेंट y, तो ये जो x1 x2 xx के अनुदिश फोर्सेज हैं वो भी अब नहीं रह गए हैं हमारे पास, उनको हमने एक फोर्स x के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो इस तरफ x अप्लाइड है O पर, और y डायरेक्शन में जो है वो उनका सम y1 y2, इनका सम अब हम y ले सकते हैं, तो दिस इज y। तो पूरे सिस्टम जो 3 4 10 बल लग रहे हैं उसको हम एक बल x के अनुदिश कैपिटल X और y अनुदिश कैपिटल Y के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कपल वहाँ पर क्या होगा, कपल सपोज दिस इज कपल क्या होगा यहाँ पर, कपल होगा YR HR XR KR, और इनका सिग्मा R इक्वल्स टू 1 to जितने फोर्स हम ले रहे हैं, सपोज n ले रहे हैं तो R इक्वल्स टू 1 to n, ये कपल होगा रिजल्टेंट। तो पूरे सिस्टम एक कपल में रिड्यूस हो गया है, और x के अनुदिश लगने वाला बल, y के अनुदिश लगने वाला बल, इन दो बलों का भी हम रिजल्टेंट देख सकते हैं। सपोज इन एनी डायरेक्शन थीटा इज एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, एंड देन रिजल्टेंट R इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो कंप्लीट सिस्टम एक फोर्स R और एक कपल में रिड्यूस हो गया है। ये हमारा यहाँ स्टडी का टॉपिक था कि किस तरह से हम एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस को एक कपल और एक बल में रिड्यूस कर सकते हैं। इक्वेशन टू द रिजल्टेंट, अब हम रिजल्टेंट की इक्वेशन देखना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ नोट्स। पर गौर करिएगा। When body is in equilibrium, तो हम यहाँ क्या कह रहे थे, x के अनुदिश बल x है, y के अनुदिश y में रिड्यूस हो गए हैं O पॉइंट पर, जिसका रिजल्टेंट हम R ले रहे हैं, और एक कपल G यहाँ H1 Y1 माइनस x K1 x1 K1, ये जो समीकरण था वो, और ये G so now moment G depends on पोजीशन, G पोजीशन पर डिपेंड करेगा, और अगर पॉइंट O की पोजीशन बदलकर हम O डेज पर ले जाते हैं, O से O डेज पर ले जाते हैं, और O डेज के कोऑर्डिनेट अगर हम जाई और ईटा मान लेते हैं, तो रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स जो यहाँ हमने एच आर के आर किसी पॉइंट का ले रखा है,
उसके रेस्पेक्ट में अब कोऑर्डिनेट बदल कर क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आरएम की डिस्टेंस जिसकी बात हम कर रहे थे वो एच आर माइनस जाई और वाई कोऑर्डिनेट वाली के आर माइनस ईटा हो जाएगी। तो ये रिप्लेस करने पर हम जो ओल्ड जी है अबाउट ओ वो न्यू ओडेस पॉइंट के लिए जब ओडेस पर रिजल्टेंट है हमारा तो जी डेस इक्वल्स टू जी माइनस जाई वाई प्लस ईटा एक्स प्राप्त होगा। सो नाउ इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट हम इन इक्विलिब्रियम हम जानते हैं कि ओ पर आर क्रियाशील है और एक जी है, तो जी को इक्विवेलेंट टू हम आर फोर्स के करके एक कपल हम ये ले लेते हैं आर जी और आर, जिसको हम कल डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये कपल जो जी मैग्नीट्यूड का था प्राप्त होगा और अब यहाँ पर ये आर कैंसिल हो जाते हैं तो ओ डेस पर हमें मूल ओ के जिस दिशा में आर था उसके समांतर दिशा में ओ डेस पर आर परिणामी प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने के लिए हमें आर मस्ट बी रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, मोमेंट आल्सो इक्वल्स टू 0। सो जी डेस जो नया हमें प्राप्त हुआ था वो जी प्लस ईटा एक्स माइनस जीटा वाई था। जाई ईटा हम यहाँ ओ डेस के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं तो जी डेस शुड बी 0। तो ये जो है रिज़ल्ट वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो जी प्लस ईटा एक्स माइनस जीटा वाई मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सो लोकस ऑफ जीटा ईटा जो कि क्रिया रेखा आर पर स्थित है उसका क्या होगा, लोकस जी प्लस ईटा मीन्स वाई कोऑर्डिनेट एक्स माइनस जीटा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट वाई इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन of resultant. Now condition of equilibrium, r must be equals to 0 in equilibrium and here r square is x square plus y square हमने देखा। So x equals to 0, y equals to 0, also moment equals to 0. This is condition of equilibrium. Okay friends, श्रेष्ठ पुस्तकों का आदर कीजिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए और अपने ज्ञान वर्धन करिए। नकारात्मक सोच की पुस्तकों को आप न पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्विलिब्रियम से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व करें।